पर टाटा ग्रुप अंडर परफॉर्म करने वाली कंपनियों को बेच सकती है। टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन शेखरन ने साफ किया है कि जो भी कंपनी घाटे में रहेगी उसका बोझ जो है वो टाटा ग्रुप नहीं सहेगा, इसके साफ संकेत दे दिए गए हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि कंपनी सुर्खियों में आने के लिए किसी भी कारोबार को बंद नहीं करेगी, उसकी बिक्री नहीं करेगी, बल्कि ऐसा तभी होगा जब ये तय हो जाएगा कि उस कारोबार से रिटर्न नहीं मिल रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टाटा ग्रुप के पोर्टफोलियो को हर हाल में बेहतर बनाया जाए। चंद्रशेखरन ने यह भी कहा कि टाटा ग्रुप की हर कंपनी पहले या फिर दूसरे पोजीशन पे हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि वो कंपनी उस सेक्टर की टॉप कंपनियों में शुमार हो। टाटा मोटर्स की नैनो कार को लेकर उन्होंने कहा कि पैसेंजर कार की बिक्री काफी गिरी है, उसमें नैनो की हालत और भी खराब हुई है, लेकिन नैनो को बंद करने की कोई भी योजना फिलहाल नहीं है। और ब्लैक मनी को सफेद करने के काम में जुटे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर कड़ी कार्रवाई होने वाली है। करीब 26 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आईसीएआई की जांच के घेरे में आ गए हैं। इन पर शेल कंपनियों की गलत तौर पर मदद करने का आरोप लगा है। ये जानकारी आईसीएआई के प्रेसिडेंट नीलेश शिवजी विकमसे ने दी है। ब्लैक मनी को लेकर शेल कंपनियों पर सख्ती से कई कंपनियां सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी एसएफआईओ के शक के दायरे में आ गई हैं। विकमसे ने कहा कि 26 सीए के बारे में सूचना एसएफआईओ से मिली है और अब उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पिछले दिनों आईसीएआई के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने ब्लैक मनी को सफेद करने के धंधे में शेल कंपनियों और सीए पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही थी, जिसके बाद 12 जुलाई को 1.62 लाख से ज्यादा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया गया था। सरकार ने 37,000 से 37,000 से ज्यादा शेल कंपनियों की पहचान ऑलरेडी कर ली है। जो काले धन को छिपाना, हवाला करना, ट्रांसफर करना, पर्दे के पीछे न जाने क्या क्या करना, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कानून तोड़ने वाली कंपनियों के खिलाफ आने वाले दिनों में और कठोर कार्रवाई की जाएगी। वही को सही करने का जिसके हाथ में ताकत है, डीमोनेटाइजेशन के बाद कोई तो होगा ना जिसने इन कंपनियों की मदद की होगी और जिन्होंने ऐसे लोगों की उंगली पकड़ी हो, जिन्होंने ऐसे लोगों को सहारा दिया हो, जिन्होंने ऐसे लोगों को रास्ता दिखाया हो। क्या आपके भीतर बैठे हुए ऐसे लोगों को आपने अब पहचान लेने की जरूरत है कि नहीं? उनको जरा किनारे करने की जरूरत लगती है कि नहीं लगती है? नोटबंदी और जीएसटी से कैश ट्रांजैक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इससे ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार विदेश में जमा ब्लैक मनी और देश में काला धन रखने वालों पर अंकुश लगाने के लिए कानून लेकर आई है। इसके अलावा सरकार शेल कंपनियों के खिलाफ भी कदम उठा रही है। बेनामी प्रॉपर्टी कानून को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि इससे काला धन जनरेट करने पर अंकुश लगेगा और इसको लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने काम करना भी शुरू कर दिया है। I do believe that the net impact of the demonetization exercise coupled with the GST exercise, which is going to make generation of cash a lot more difficult, will certainly lead to greater compliances, greater digitization, and already the first signs of greater digitization and expansion of the tax base, both for direct and indirect taxes, is already visible. One easy format of conversion had always been the shell companies, a Benami route which was followed through multi-layering of companies and then introducing cash and then bringing it back as your own investment. This had almost become a standard operating procedure, and this was not only used by people in businesses, it has been used to round trip corruption money by politicians, by civil servants and others. And I think not only the detection of this, but the decision to
invoke the Benami property law in acquiring these assets by the state is going to be a big deterrent. And already the Revenue Department has started doing that. और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले 3 साल में 71,941 करोड़ रुपए की अघोषित इनकम जब्त की है। केंद्र सरकार ने इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है। सुप्रीम कोर्ट को दी गई जानकारी में 1 अप्रैल 2014 से 28 फरवरी 2017 तक की अघोषित इनकम की डिटेल है, जिसमें नोटबंदी का समय भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट को दिए गए एफिडेविट में बताया गया कि 9 नवंबर से 10 जनवरी तक नोटबंदी के दौरान 5,400 करोड़ रुपए की अघोषित इनकम जमा हुई, जिसमें 303 किलो सोना भी जब्त हुआ। 3 साल के दौरान टैक्स डिपार्टमेंट ने 2027 ग्रुप में छापे भी मारे। इनमें 36,051 करोड़ से ज्यादा की अघोषित इनकम बरामद हुई। इसके अलावा 2,890 करोड़ की अघोषित संपत्ति भी जब्त की गई। अब भारतीय कंपनियों में सीईओ और दूसरे कर्मचारियों की सैलरी का अंतर काफी ज्यादा बढ़ गया है। बड़ी लिस्टेड कंपनियों में टॉप एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी मिड्स लेवल कर्मचारियों की सैलरी से 1200 गुना तक ज्यादा हो गई है। शेयर बाजार में लिस्टेड टॉप कंपनियों की डिस्क्लोजर में ये बात सामने आई है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि मिड लेवल कर्मचारियों की सैलरी या तो कम हो गई है या जितनी थी उतनी ही बनी हुई है। हालांकि सरकारी कंपनियों में हालात एकदम अलग है। सरकारी कंपनियों में सीईओ की सैलरी मिड लेवल कर्मचारियों से केवल 3 से 4% ज्यादा है। नियमों के मुताबिक कंपनी में एमडी लेवल की सैलरी कंपनी के नेट प्रॉफिट से 5% से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर कंपनी ने 1 से ज्यादा डायरेक्टर को और सभी डायरेक्टर और मैनेजर की कुल सैलरी नेट प्रॉफिट के 10% से ज्यादा नहीं हो सकती है। और अमेरिका के बाद अब सिंगापुर में भी इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही। सिंगापुर के डिप्टी पीएम ने कहा कि सिंगापुर के वीजा पॉलिसी में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि सिंगापुर की नई वीजा पॉलिसी एकदम ठीक है। उन्होंने कहा कि सिंगापुर में 1/3 प्रोफेशनल्स विदेशी हैं, इसलिए और फॉरेनर्स को सिंगापुर आने से रोकना बेहद जरूरी है। सिंगापुर में ज्यादातर इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स काम करते हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल और विप्रो जैसी इंडियन आईटी कंपनियां सिंगापुर में मौजूद हैं और उन्हें कड़ी वीजा पॉलिसी से मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। सिंगापुर में कुल 55 लाख मैन पावर है, जिसमें 20 लाख विदेशी प्रोफेशनल्स हैं। और ट्रेन में यात्रियों को दिए जाने वाली चादर, कंबल और तकियों की सफाई महीनों तक नहीं की जाती है। सीएजी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग ने लिनन कपड़ों और कंबलों की सफाई के लिए रेलवे को फटकार लगाई है और मानदंडों को निर्धारित करने के लिए सख्त अनुपालन के लिए एक तंत्र विकसित करने का सुझाव दिया है। शुक्रवार को संसद में पेश सीएजी रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रेनों में इस्तेमाल होने वाले लिनन और कंबलों की सफाई और धुलाई में रेलवे के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया था कि प्रत्येक इस्तेमाल के बाद लिनन की धुलाई की जाएगी, जबकि हर 2 महीने पर कंबलों की ड्राई क्लीनिंग भी की जानी चाहिए। तो कैग की रिपोर्ट में रेलवे में खान पान पर ही नहीं बल्कि प्रोजेक्ट में देरी पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं। कैग रिपोर्ट में रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन के 24 प्रोजेक्ट में 59 महीनों की लेट लतीफी की बात सामने आई। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि रेलवे बोर्ड की हरी झंडी के बाद भी 17 इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट में 337 दिनों की देरी हुई है। कौर को दिए गए 27 प्रोजेक्ट में 35 महीने और आरवीएनएल को दिए गए 7 प्रोजेक्ट्स में 28 महीने की देरी की बात सामने आई है। सीएजी रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि इन दोनों कंपनियों में ई टेंडरिंग सिस्टम को अपनाया ही नहीं गया। साथ ही दोनों कंपनियों को बार बार एक्सटेंशन दिया गया, जिसका असर काम और उसके पूरे होने पर नजर आया। तो कैग की ओर से संसद में भारतीय रेलवे के खाने पर भी कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट दाखिल की गई है, जिसके बाद रेल मंत्रालय ने कदम भी उठाया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम यानी IRCTC नई कैटरिंग पॉलिसी बनाएगा। खाने की क्वालिटी बढ़ाने की प्रक्रिया में IRCTC नए किचन सेटअप करेगा। मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि IRCTC को खाना तैयार करने और फूड डिस्ट्रीब्यूशन के बीच फर्क पैदा करना बेहद जरूरी कर दिया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए आज संसद में विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संसद के सेंट्रल हॉल में विदाई कार्यक्रम में शामिल हुए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन समेत दोनों सदनों के सदस्य भी मौजूद रहे। इनमें पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद थीं। सोमवार को प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल का आखिरी दिन है। नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 जुलाई को शपथ लेंगे। मुखर्जी ने कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। मेरे करियर को इंदिरा गांधी ने दिशा दी। मुझे इस लोकतंत्र के मंदिर ने तैयार किया है। देश की एकता संविधान का आधार है। उन्होंने कहा कि देश में जीएसटी बिल का पास होना परिपक्व लोकतंत्र की निशानी है। संसद में बिना बहस के पास हुआ बिल जनता के साथ धोखा है। संसद में व्यवधान सरकार से ज्यादा विपक्ष के लिए ही नुकसानदायक है। In these 5 years, my principal responsibility was to function as the guardian of the Constitution. As I had said on oath, I strived to preserve, protect, and defend our Constitution, not just in word, but also in spirit. In this task, I greatly benefited from the advice and cooperation extended by Prime Minister Sri Narendra Modi at every step. With passion and energy, he is driving transformational changes in the country. I will carry with me fond memories of our association and his warm and courteous behavior to me. As I retire from the office of the President of the Republic, my association with the Parliament also comes to an end. And a prayer in my heart, I take leave of you. I leave with a sense of fulfillment and happiness of having served the people of this great country through this institution as their humble servant. Thank you, ladies and gentlemen. Jai Hind. और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के विदाई समारोह में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि बतौर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल यादगार रहेगा। I would like to conclude with the words of Honorable President, which are very significant and relevant. I quote, "We are all equal children before our mother, and India asks each one of us, in whatsoever role we play in the complex drama of nation building, to do our duty with integrity, commitment, and unflinching loyalty to the values enshrined in our Constitution." Unquote. Rashtrapati ji, we wish you a long and healthy life. We remain, sir, yours respectively, members of Parliament from both the houses, Parliament. Thank you. कांग्रेस से इस्तीफे के बाद शंकर सिंह वाघेला ने सोनिया गांधी को खत लिखकर कांग्रेस आलाकमान को खरी खरी सुनाई है। वाघेला ने कहा कि मेरे खिलाफ कांग्रेस के कुछ नेताओं ने साजिश की, जिसके चलते मुझे इस्तीफा देना पड़ा। वाघेला ने खत में लिखा है कि खत के जरिए आपका ध्यान पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं पर डालना चाहता हूं, जिनकी वजह से मुझे इतना बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी मौजूदगी में जब गुजरात में आरजेडी का कांग्रेस में विलय हुआ था, उस वक्त मैंने आपको भरोसा दिलाया था कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे, और मैंने आपके मार्गदर्शन में पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी किया है। मैं आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूं कि 1999 में लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने आपके सामने गांधीनगर सीट से लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन मुझे उस वक्त बड़ी हैरानी हुई जब मुझे ये पता लगा कि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने मेरे इस प्रस्ताव पर ही सवाल खड़े किए। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के विरोध की वजह से ही मैंने आपकी आज्ञा से कपड़वन सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला किया। मेरे इस फैसले को मेरे कुछ करीबियों ने गलत भी समझा, लेकिन ये सत्य है कि कांग्रेस के दबाव के चलते ही मैंने ये फैसला लिया था। 1999 और 2004 में कपड़वन सीट से लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आपने मुझे यूपीए
एक सरकार में जगह देने का न्योता भी दिया। 2004 में मुझे कैबिनेट में जगह मिली और कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। मैंने 5 साल अपने कर्तव्य को भली भांति निभाया और कड़ी मेहनत भी की, जिसका जिक्र करने की मुझे जरूरत नहीं है। और पटना एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देने के फैसले पर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं। आरजेडी ने पूछा, मोदी सरकार बताए कि आखिरकार इसके पीछे का मकसद क्या है। आरजेडी ने केंद्र सरकार से कारण बताने की मांग की है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि सरकार को ये साफ करना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को मिलने वाली विशेष सुविधा को क्यों खत्म किया गया। मनोज झा ने कहा कि अगर सरकार का मकसद सिर्फ लालू यादव और राबड़ी को टारगेट करना है तो इसका मतलब यही है कि सरकार सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों से भी खिलवाड़ कर रही है। जेडीयू ने भी सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। जेडीयू ने कहा कि सरकार को सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए एक जैसा नियम लागू करना चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि यह कदम 7 साल पहले ही उठा लेना चाहिए था। ठीक है, आपने ये ले लिया, लेकिन आपका आधार क्या था इसको वापस लेने का? ये सहूलियत एक उस तरह की प्रिविलेज नहीं थी। इसके पीछे कहीं न कहीं एक थ्रेट परसेप्शन का मामला था। सिक्योरिटी एजेंसीज ने कुछ तय किया होगा, उसके मद्देनजर अगर आपने रेकी की है और उसके पश्चात आपने विड्रॉ किया है तो हम भी जानना चाहेंगे। नियम कायदे कानून सभी एक्स चीफ मिनिस्टर्स के लिए एक जैसे होने चाहिए। अगर अकेले लालू जी के साथ ये किया गया है तो मैं इसको शिष्टाचार बस अच्छा कदम नहीं मानता। नहीं, देखिए, मुझे तो लगता है कि इसमें काफी देर हो गई है। ये तो और 7 साल पहले हो जाना चाहिए था। आखिर किस हैसियत से उनको सुविधा मिली हुई थी? लालू और राबड़ी को पटना एयरपोर्ट पर अपनी गाड़ी में जहाज तक जाने की अनुमति थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लालू राबड़ी को मिलने वाले वीआईपी ट्रीटमेंट को खत्म कर दिया। अब एयरपोर्ट पर लालू और राबड़ी को आम नागरिकों की तरह एंट्री करनी होगी। और अगर आप जीन्स के शौकीन हैं तो जल्द ही आपको एक नया ऑप्शन मिलने जा रहा है। तेजी से स्टाइल स्टेटमेंट बन रही खादी अब डेनिम उत्पादन करने जा रही है। जी हाँ, भारत के सबसे बड़े डेनिम उत्पादक अरविंद लिमिटेड और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने मिलकर अब खादी डेनिम का उत्पादन करने के लिए समझौता किया है। अरविंद लिमिटेड इसका उत्पादन करेगा। अहमदाबाद के केवीआईसी और अरविंद लिमिटेड ने समझौता किया है। इस मौके पर अरविंद लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और केवीआईसी के चेयरमैन से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। अरविंद लिमिटेड और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री साथ में मिलकर अब खादी डेनिम को लॉन्च कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दोनों के रिप्रेजेंटेटिव है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खादी एंड विलेज के चेयरमैन से। सर, हमें बताइए कि इस तरह का स्टेप हमने क्यों लिया, किस तरह से हम प्रमोट करने वाले हैं? खादी को ग्लोबल बनाना है, ये प्रधानमंत्री का सपना है। और ये जो आज कन्वर्जन अरविंद के साथ हो रहा है, इसका मतलब है कि हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। खादी जो डेनिम जो है एक बहुत ही पावरफुल फैब्रिक है, उसको जो है एक नए प्लेटफॉर्म पर ले जाने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि अरविंद मिल्स से ज़्यादा अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है डेनिम को ले जाने के लिए। इसलिए अरविंद के साथ जो है हम लोग आज एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि अरविंद की इसमें क्या भूमिका रहेगी, किस तरह से और सालाना कितना प्रोडक्शन करेंगे खादी डेनिम का? हम हमारे चैनल में ये प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहेंगे। इसका रीज़न ये है कि हमें अपने प्रोडक्ट में इंडियन एस्थेटिक और एकदम सुपर प्रीमियम एस्थेटिक लाना है और खादी मेक्स दैट पॉसिबल। प्रोडक्शन की बात करें तो हमारा फर्स्ट टारगेट है इसको 1 मिलियन मीटर्स तक ले जाना। 30-40 करोड़ का टर्नओवर इमीडिएटली हो जाए इससे। पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि ये हमारा जो ट्रेडिशन है उसको मेन स्ट्रीम में हम कैसे योगदान दे सकें और दूसरा हम जॉब्स कैसे क्रिएट कर सकें। वो हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। कितने जॉब क्रिएशन होंगे और इनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किस तरह से रहेगा? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैनल्स हैं। ये प्रोडक्ट हम ऑलरेडी उन चैनल्स में दिखा चुके हैं और इसका रिस्पांस बिल्कुल बेहतरीन है। ये एक एम्स्टर्डम के सबसे बड़े शो में ये बेस्ट फैब्रिक सिलेक्ट हुआ था लास्ट ईयर का, पूरे दुनिया का बेस्ट फैब्रिक चुना गया था। तो ऑलरेडी वो काम तो शुरू हो गया है, कस्टमर्स को अच्छा लग रहा है और हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हम हज़ारों जॉब्स क्रिएट करेंगे।
तो जल्दी डेनिम के दीवानों के लिए मार्केट में आने वाला है खादी डेनिम। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।